वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में कर लिया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए थे हमने, है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे ओवरीज हैं, उसके बाद हमने पढ़ा था फैलोपियन ट्यूब के बारे में, जिसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था यूटेरस और वजाइना के बारे में पढ़ लिया था हमने, है ना। तो इसके बाद आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज। ओके, तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होगा या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस क्या होंगे, यानी कि एसटीडीज जैसे हम बोलते हैं, तो ये क्या क्या होंगे और कैसे इनसे हम क्या क्या हम इनके प्रिकॉशंस रख सकते हैं, इसके आज हम इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होगा। देखो, जैसे रिप्रोडक्शन होगा तो रिप्रोडक्शन इज एन इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एटसेट्रा। यानी कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि ये जो मेटाबॉलिज्म है, तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ये सारी प्रोसेस होती है, जैसे न्यूट्रिशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए और उसको हेल्दी रखने के लिए। तो हम बोल सकते हैं इसके लिए क्या जरूरी है, रेस्पिरेशन भी जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, एक्सक्रीशन जरूरी है। वैसे ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, और अगर हम नेक्स्ट देखें तो द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बीइंग बिगन एट प्यूबर्टी एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। यानी कि जो बोल सकते हैं स्टार्टिंग कहाँ से होगी, प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और उसके बाद अगर हम बात करें मेल्स में देख रहे हैं तो थ्रू आउट द लाइफ हम पूरा चलता है। फिर उसके बाद अगर हम फीमेल्स में बात करें तो मीनोपॉज तक ये चलती है, मीनोपॉज तक ये पूरा लाइफ चलती रहती है ना। तो रिप्रोडक्टिव लाइफ का हम बोल सकते हैं कि जो मेल्स में होगी वो थ्रू आउट लाइफ चलती रहेगी, जहाँ प्यूबर्टी आएगी, है ना, वहां से प्यूबर्टी टू थ्रू आउट द लाइफ। और उसके अलावा अगर फीमेल्स में बात करें तो प्यूबर्टी टू मीनोपॉज, जो कि हम बोल सकते हैं 50 की एज में अप्रोक्सीमेटली रहती है। ओके, और उसके अलावा अगर हम देखें तो ह्यूमन बीइंग नीड्स फिटनेस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यानी कि जो फिटनेस चाहिए ह्यूमंस को, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए हम बोल सकते हैं, उसे हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो फिटनेस चाहिए उसको, है ना, सारे जो बॉडी ऑर्गन सब वो सही से काम करें, तो उसके लिए क्या करते हैं हम बोल सकते हैं, उसी टर्म को हेल्दी रखने के लिए वो बोल देंगे हम उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब देखते हैं हम कुछ एवरीवन मस्ट नो अबाउट दैट, मतलब कि हम बोल सकते हैं कुछ ऐसी नॉलेज जो कि सबके पास होनी चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके या फिर बहुत सारी चीजों को लेके। तो सबसे पहले अगर हम समझें तो पहला हमारा पॉइंट है मैरिज एंड चाइल्ड बेयरिंग ड्यूरिंग more mature stage of life are important for reproductive health of the society। यानी कि अगर क्या हो मतलब पॉसिबल हो सके तो लेट जो रिप्रोडक्शन में आना चाहिए किसी को भी, मतलब कि मैरिज और चाइल्ड बेयरिंग होना चाहिए बाद में, यानी कि मैच्योरिटी के बाद होना चाहिए। जिससे कि अब क्या हो सकता है, जैसे सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, है ना। सेकेंडरी एजुकेशन, जो सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन में क्या होना चाहिए, विच इज लैगिंग बिहाइंड मैनी पार्ट्स मस्ट बी इनहांस। यानी कि जैसे जो हमारे बात करते हैं क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसके बारे में जो जानकारी है, नॉलेज देना इंपॉर्टेंट है। सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो सेक्स एजुकेशन में क्या होता है कि सेकेंडरी स्कूल में इसको इंक्लूड करना चाहिए। ये हम बोल सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज एंड चाइल्ड बर्थ एंड अनसेफ अबॉर्शन आर द कॉजेज ऑफ डेथ ऑफ वोमेन। यानी कि हम बोल सकते हैं बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, अगर टाइम टू टाइम हेल्थ का चेकअप नहीं कराया है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होंगी और चाइल्ड बर्थ में भी प्रॉब्लम आएगी। उसके अलावा अनसेफ अबॉर्शन, ये सारी चीजें क्या कर सकती हैं, ये लीड कर सकती है एक तरह से वुमेन की डेथ की तरफ, है ना। तो ये इन सारी चीजों में क्या करना चाहिए, एक तरह से सावधानी रखनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद अगर देखें हम तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज आर स्प्रेड बाय अनसेफ सेक्स। अनसेफ सेक्स मतलब कि हम बोल सकते हैं एक तरह से कि जैसे किसी प्रोटेक्शन के बिना हमने क्या किया, सेक्स किया या फिर फिजिकली इंटीमेट हुए, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं क्या, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आर स्प्रेड बाय अनसेफ सेक्स। यानी कि अनसेफ सेक्स से ये ट्रांसमिटेड होती हैं जो सेक्सुअली डिसीज होती हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें all these aspects of reproductive health have been considered by World Health Organization and national populations policy and
नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया, यानी कि WHO, यानी जो जैसे हम बोल रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी की बात करें हमारे इंडिया की, तो ये सारे चीज़ें ये कंसीडर करी जानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो डिसीज विच आर स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल रिलेशनशिप आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज। ओके, दीज डिसीजेज आर नॉन एज वेनरेबल डिसीजेज, यानी कि वीडी हम बोल सकते हैं इसको, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज हो सकते हैं, तो वेनरेबल डिसीजेज इनको हम बुला सकते हैं। अब इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि डिसीज होती है नॉर्मली, नॉर्मली नहीं, मतलब कि बहुत ज़्यादा अगर हम बोले कि अनसेफ सेक्स के ड्यूरेशन में होती है, तो वो होती है एड्स, जिसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये अगर हम बात करें तो द डिसीज एड्स इज कॉल्ड बाय वायरस, यानी कि किसके द्वारा होगा, वायरस के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं HIV। ओके, तो HIV वायरस से होता है ये। इट इज ए फास्ट स्प्रेडिंग इनक्यूरेबल और डिसीजेज विच है ना, विच वीकन्स द बॉडीज इम्यून सिस्टम। और द वायरस HIV वाज डिस्कवर्ड in 1984 by the American scientist named Robert Gallo and French scientist Luc Montagnier and independently, यानी कि इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली 1984 में HIV वायरस का डिस्कवरी किया था। ओके, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, सॉरी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हम बोल सकते हैं HIV जो वायरस है उसकी वजह से हो रहा है। और इसकी जो रिसर्च है, जो साइंटिस्ट ने किया था, अमेरिका में देखने को मिला था, रॉबर्ट गैलो ने इसको किया था। फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंटली ल्यूक मॉन्टेगनर ने भी साथ ही साथ किया था। ओके, अब अगर हम देखें तो ये जो डिसीज है, दिस डिसीज कैन मैनिफेस्ट इन 2 मेजर वेज, यानी कि 2 टाइप से ये बोल सकते हो सकती है ना, मैनिफेस्ट कर सकती है 2 टाइप से। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैलिग्नेंट ट्यूमर इन कनेक्टिव टिश्यूज, यानी कनेक्टिव टिश्यूज में जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो हो जाए, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। सेकंड अगर हम देखें तो वायरल बैक्टीरियल प्रोटोजोन्स एंड फंगल इन्फेक्शंस ऑफ एनी सिस्टम ऑफ द बॉडी, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से भी हम बोल सकते हैं कि एक तरह से ये जो HIV है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, और उसी की वजह से एड्स की प्रॉब्लम हो सकती है ना। अब इसके बाद अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास, द पीपल विद एड्स इन्फेक्शियस डिसीज न्यूरोलॉजिकली डैमेज एंड फिजियोलॉजिकली वेस्टिंग लीड्स टू डेथ, यानी कि जो न्यूरोलॉजिकली डैमेज हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है इन लोगों का, है ना, जो कि जिन लोगों को एड्स की प्रॉब्लम हो जाती है ना, या फिर एड्स जो डिसीज है वो होता है, तो इनके लिए जो फिजिकल डैमेज होने लगता है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज होने लगता है ना, उसके साथ साथ हम बोल सकते हैं लास्ट में किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है ना, जिसको भी ये एड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये कॉमन है मेल और फीमेल दोनों के लिए, है ना, किसी में भी हो सकती है, देखने को मिल सकती है ना, मेल में भी देखने को मिल सकती है और फीमेल में भी देखने को मिल सकती है। ओके, अब इसके अलावा अगर हम देखें तो स्प्रेड ऑफ डिसीज की बात करें तो ये फैलती कैसे है ना, तो फैलने का रीजन समझते हैं हम। देखो, एड्स इज ट्रांसमिटेड ओनली बाय कांटेक्ट ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स, यानी कि किसी को अगर है तो उसके कांटेक्ट में अगर आ जाए कोई पर्सन, तो कांटेक्ट के थ्रू ही ये हो सकती है, यानी कि एड्स क्या हो सकती है, एक तरह से कांटेक्ट वाली डिसीज हो गई। जब अगर कोई कांटेक्ट में आएगा और ब्लड का थोड़ा बहुत एक्सचेंज हुआ तो उसकी वजह से ये देखने को मिल जाती है, दूसरे पर्सन में ये स्प्रेड हो जाती है। या फिर हम बोल सकते हैं कंटेनिंग ब्लड ऑफ ए पेशेंट विद ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सन एज इन, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, जब ब्लड मिक्स हो जाएगा तो उसकी वजह से पहले एक पर्सन को होगा HIV, जिसके पास होगा वो क्या होगा, दूसरे में ट्रांसफर कर देगा। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि स्प्रेड किस टाइप से हो रही है ये डिसीज, ये इस टाइप से डिसीज हो रही है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि एक दूसरे के टच में आने से, है ना। तो ये, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्या जो ब्लड होता है, ब्लड के एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की वजह से भी ये डिसीज फैल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स, है ना, जैसे कि विदाउट कॉन्डम अगर हम बात करें तो, है ना, तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो होता है उसकी वजह से क्या हो सकता है, एड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इन्फेक्टेड पार्टनर देयर टिश्यू इंजरी टू परमिट ब्लड कॉन्टैक्ट, यानी कि अगर किसी भी इन्फेक्टेड पार्टनर को, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन को क्या है, पहले से ही एड्स की प्रॉब्लम है और उसके साथ में किसी ने सेक्सुअल रिलेशनशिप में आया, तो फिर उसकी वजह से, और वो भी हम बोल सकते हैं कि विदाउट कॉन्डम यूज किया, यानी कि विदाउट प्रोटेक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्स अगर उसने किया, तो फिर क्या होगा कि ये ब्लड के कांटेक्ट में आने से ही
ये तुरंत उसमें भी दूसरे पर्सन में भी ये फैल जाता है। ओके, और इसके अलावा अगर हम बात करें यूज ऑफ कंटामिनेटेड नीडल्स, नीडल्स या फिर सिरिंजेस की बात करें टू इंजेक्ट ड्रग और वैक्सीन, यानी कि अगर हम देखें हॉस्पिटल्स में बहुत सारे जो पुराने जनरेशन में हम बोल सकते हैं डॉक्टर से, वैसे अगर जिनको जानकारी नहीं थी, है ना, तो वो लोग क्या कर रहे थे कि निडल्स या फिर जो सिरिंज होती है वो एक दूसरे की यूज कर लेते थे पहले, है ना, लेकिन थोड़ा अवेयर होने के बाद, मतलब मैं बहुत पहले की टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं, तो उस टाइम पे मैं बता रहा हूँ कि ये निडल्स होते हैं, सिरिंजेस होते हैं, या फिर किसी ने एक दूसरे का लगा दिया ऐसे ही, है ना, कि बचाने के चक्कर में, है ना, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि निडल्स या सिरिंजेस का अगर एक दूसरे में यूज हुआ और कोई पर्सन इन्फेक्टेड हुआ एड्स से, तो उसकी वजह से हो सकता है दूसरे पर्सन में भी एड्स पहुंच सकता है। ओके, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि निडल्स का और सिरिंजेस का यूज ना किया जाए उतना ही सही रहेगा, यानी कि एक दूसरे के एक्सचेंज में, है ना। वैसे जो सही होता है, यानी कि जो कंटामिनेटेड नहीं होता है वो तो सही है, मतलब निडल्स और सिरिंजेस जो हम बोल सकते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी का कंटामिनेटेड है या यूज किया हुआ है तो उसको ना लगाएं तो ज्यादा बेटर है। ओके, इसके बाद अगर हम देखें यूज ऑफ कंटामिनेटेड रेजर्स फॉर सेविंग, यानी कि सेविंग के टाइम पर रेजर्स को कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, है ना, तो इसके लिए अगर हम बोले तो ये सारी चीजें फैला सकते हैं एड्स को, अगर यूज किया हमने रेजर को, है ना, कंटामिनेटेड रेजर को सेविंग के टाइम पे यूज किया तब भी। इसके अलावा ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, यानी ब्लड या फिर ब्लड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ट्रांसफ्यूज किया तब ये हमारी जो एड्स की प्रॉब्लम है वो देखने को मिल सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। अब इसके बाद अगर हम देखें तो प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं, तो प्रिवेंशन समझते हैं। तो प्रिवेंशन में देखें कि तो सबसे पहले पीपल्स particularly those in high risk groups, है ना, should be educated about AIDS transmission, advantages of using condom, danger of sharing needles and virtue of the monogamy, यानी कि इन सारी चीजों के बारे में हम बोल सकते हैं एक तरह से अवेयरनेस हो। तो जब अवेयरनेस होगी जहाँ पे, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें यूज नहीं करेगा कोई भी, है ना, जिससे कि एड्स की जो प्रॉब्लम है वो फैल सकती है, यानी कि जो एड्स हम बोल सकते हैं डिसीज है वो फैल सके, इसके लिए हम बोलेंगे अगर अवेयर होंगे लोग तो ये नहीं फैलने देंगे। अगर हम दूसरी बात करें तो ये कब मनाया जाता है, जो एड्स के लिए फ्री जो फ्री का डे मान बोल सकते हैं, मतलब एड्स फ्री डे, वो कब मनाया जाएगा, हम बोल सकते हैं कि 1 दिसंबर। 1 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज अ वर्ल्ड एड्स डे टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट एड्स अमंग द पब्लिक, यानी पब्लिक में बोल सकते हैं जो 1 दिसंबर की डेट है उसमें वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, जिससे कि पब्लिक में जो इंफॉर्मेशन है या अवेयरनेस है वो फैलाने के काम किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो चाइल्ड वेयरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ, तो वुमेन्स हेल्थ और चाइल्ड वेयरिंग की बात करें तो इसमें क्या देखने को मिलता है हमें, देखो क्वालिटी लाइफ इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, हमें पता है ये तो होता ही है कि क्वालिटी राइट तो मतलब क्वालिटी लाइफ तो होना ही चाहिए सभी के लिए, है ना। अब इट इज अवर प्राइम ड्यूटी टू इंश्योर गुड हेल्थ to everyone without any specific consideration, particularly to ensure good health to women in different stages of life. Therefore, it is very important to be healthy and make people health कॉन्शियस, यानी कि हेल्थ कॉन्शियस रहने के लिए हम बोल सकते हैं एक तरह से हेल्दी रहना सबका एक फंडामेंटल राइट है ना, और उसको किसी भी वुमेन को भी फंडामेंटल राइट होता है कि वो हेल्दी रहे। और उसके अलावा अगर हम देखें तो द वुमेन्स हेल्थ इज द बैकबोन ऑफ एवरी फैमिली सोसाइटी एंड द नेशन, यानी कि वुमेन की बात करें तो क्या है, वुमेन जो है बैकबोन हो सकती है फैमिली सोसाइटी और नेशन के लिए। इसके अलावा लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड स्ट्रेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आर द मेजर कॉज ऑफ द इल हेल्थ ऑफ चाइल्ड बेयरिंग वुमेन, यानी चाइल्ड वुमेन जो चाइल्ड रखते हैं, जैसे कंसीव किया हुआ प्रेगनेंसी किसी ने, तो उसके लिए इम्प्रॉपर डाइट अगर किसी को मिले, है ना, जैसे हम बोल सकते हैं जो प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तो उसकी वजह से क्या होगा, इलनेस पहुंचेगी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो बीमार हो सकते हैं वुमेन, है ना, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो एक तरह से जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसमें को भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे और बर्थ के भी टाइम पे भी ये प्रेगनेंसी मतलब कि बोल सकते हैं क्या कि ये कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर शुड नॉट टेक हैवी डोजेस ऑफ मेडिसिन, किसी भी टाइप की हैवी डोजेस लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ना, तो क्यों, जैसे कि
पेन किलर खा लेते हैं बहुत सारे लोग, तो पेन किलर भी नहीं खाना चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बहुत सारे, क्योंकि अगर हम बात करें इसके तो ये इसके भी साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। है तो ओवरऑल हम अगर जानते हैं तो ये तो सारे केमिकल्स ही हैं। तो केमिकल्स क्या है कि एक तरह से क्या करने के लिए तैयार रहते हैं, बिल्कुल कि बोल सकते हैं कि रिएक्शंस करने के लिए तैयार रहते हैं ना। तो ओवरडोज अगर हमने कर लिया तो वो फिर सही नहीं रहता है। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो स्मोकिंग, एलएसडी एंड है ना मैरिजुआना कॉज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द फीटस, यानी कि जो बेबी होगा मदर की बोल सकते हैं अंदर जो हम बोल सकते हैं फीटस होता है तो उसको हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है। ये स्मोकिंग, एलएसडी या फिर मैरिजुआना या फिर खराब एनवायरनमेंट की वजह से ये सारी चीजें मतलब कि हेल्दी बेबी होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस देखने को हमें मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, ए वेरी हाई लेवल ड्रिंकिंग एल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज fetal alcohol syndrome, okay, including mental retardness, mental होगा सॉरी ये क्या होगा मेंटल रिटार्डनेस। ओके, तो मेंटल रिटार्डनेस भी देखने को यहाँ पर मिल सकता है, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या होगा वेरी हाई लेवल ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल, यानी बहुत ज्यादा अल्कोहल अगर कंजम्पशन कर लें कोई भी प्रेग्नेंट लेडी हो तो उसके लिए हम बोल सकते हैं क्या होगा कि किसी भी बेबी में क्या देखने को मिल जाएगा एल्कोहल सिंड्रोम, यानी कि हम बोल सकते हैं या फिर मेंटल रिटार्डनेस देखने को मिल सकता है ना। इतना सारा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है और उसकी वजह से बेबी जो होगा न्यूबॉर्न बेबी उसमें ऑलरेडी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास आज हमने कर लिया ये वाला पूरा सिलेबस इसका सॉरी ये जो चैप्टर है ये हमने कंप्लीट कर लिया हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलेंगे। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।